की क्लास में हम लोग ये बढ़िया आवाज रहने दो आप, है ना? सही आ रही है आवाज? ठीक है। सैद्धांतिक अवसर किससे सृजित हों, इसके बारे में बातचीत हो रही थी लास्ट में। नहीं आ रही क्या? तो देख लेंगे जी। हाँ, आप वो पता लगा लो किसको क्या दिक्कत है, देख लेते हैं थोड़ा। आप मतलब रिपीट कर रहा हूँ, इसी दौरान आपको पता लग जाएगा कि कैसे आवाज आ रही, फिर आप संकेत दे देना, बोल दें। तो 5 मोटे नीतिगत उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें एक तो इसमें सीक्वेंस होनी चाहिए। क्रमिकता का मतलब जानते होंगे आप, मतलब क्रम से करना किसी चीज को, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा। जैसे आप किसी में भी प्रस्तावना सबसे पहले लिखते हो ना, और निष्कर्ष लास्ट में लिखते हो। और निष्कर्ष ऊपर नहीं लिख सकते हम, प्रस्तावना लास्ट में नहीं लिख सकते, क्रम है मतलब। तो क्रमिकता का पालन करना चाहिए। कौन सा पॉइंट नंबर 1 आएगा, कौन सा सेकंड आएगा, ये भी चुनाव आना चाहिए आपको। तभी आपकी प्राथमिकता का पता लगेगा कि आपको प्राथमिकता भी मालूम है या नहीं है। तो किसी भी देश में जीडीपी को बढ़ाने की जो बात है कि त्वरित गति से बढ़ाया जाना चाहिए, ये सबसे पहले लिखना है। ये नहीं कि कोई भी 5 पॉइंट याद करके चले गए और जो याद आ गया उसको मान लिख दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीडीपी को आप सबसे पहले लिखें ऊपर। पूरे देश का जो समष्टिगत आर्थिक वातावरण है ये जीडीपी में नजर आता है। जब तक समष्टिगत वातावरण ही सही नहीं होगा तो आप रोजगार की बात कैसे कर पाओगे। इससे पूरे देश का जीडीपी त्वरित गति से बढ़ना चाहिए। ये आपको लेखन करके तो सिखा रहा हूँ मैं आपका ध्यान कितना रहता है याद देखो, क्योंकि ध्यान भंग करके चलोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ। तो आप शांत चित्त होकर सारी जो डिस्ट्रक्शन है उनको हटा के आया करो क्लास में। जब इसमें आप कदम रख देते हो उसके बाद दुनिया अलग है अब आपकी, आप इस दुनिया में नहीं हो, ऐसा सोच के क्लास में बैठो। अपने आप आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो। तपस्या करनी पड़ती है। रामचरितमानस में महादेव कह रहे हैं कि सब सृष्टि आधार तप भवानी, तप और संकल्प के लिए बोलते हैं। किसी चीज का संकल्प नहीं करोगे, पूजा पाठ में भी संकल्प होता है कि मैं ये व्रत करूंगा आज में, तो ये संकल्प होता है। संकल्प नहीं होने पर ये लगता है कि टूट भी सकता है व्रत, हो जाएगा तो देख लेंगे, नहीं होगा तो भी ठीक है, ऐसे हो जाता है। लेकिन आप कोई जल लेके हाथ में संकल्प करते हो तो आप बन जाते हो उससे। वो आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर को दिखाता है। हर जगह संकल्प का महत्व है। फिर केवल खाली संकल्प कर लिया और फिर कुछ नहीं किया तो इसका क्या निकलता है। तो आपको तब करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और एक ही काम है आपकी जिंदगी का, वो ये है कि आपको पढ़ाई करनी है, और इसी निमित्त मात्र आपको यहाँ भेजा है। तो हर चीज़ पे ध्यान दिया करो। हमारी तरफ से तो कोशिश होती है कि आपको ठीक से गाइडेंस करें, ये बताने की भी हमें क्या जरूरत है। क्लास की हालत देखिए तो ऐसा लगता है कि ऐसे बातें नहीं बताएं तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि आप तो हो हमें विश्वास करने वाले लोग हैं। आपको कोई महत्व तो है नहीं किसी चीज़ का कि आपके सामने हम बातें करते हैं इसी ज्ञान वाली, और वो केसर को मिट्टी में डालने जैसा हो जाता है। लेकिन ठीक है, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करो। तो सीक्वेंस ध्यान रखो आप कि सबसे पहले क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, ऐसे ध्यान रखना। जो सबसे महत्वपूर्ण बात उसको लास्ट में लिखोगे और उस समय तक परीक्षा का धैर्य भी नहीं रहा तो आपके तो नंबर गए। और दूसरा वो ये भी समझेंगे कि ये बात ऊपर लिखनी थी, सबसे प्रायोरिटी की बात है लास्ट में क्यों लिखना है। तो इस तरह से आप समझें इस बात को। तो जीडीपी पूरे देश का त्वरित गति से बढ़े, ऐसी आर्थिक नीतियों को हमें लागू करना ताकि ओवरऑल देश का वातावरण अच्छा हो। फिर आप उन क्षेत्रों की पहचान करिए जो रोजगार के अधिक अवसर सृजित करने की क्षमता रखते हैं। और जो पूरे देश की पॉलिसी होती है वो जनरल होती है। हो सकता है मैं तो पढ़ाऊंगा आपकी क्लास को जनरलाइज्ड वे में, सभी स्टूडेंट्स को एक समान की तो पढ़ाता हूँ, लेकिन हो सकता है एक बच्चा को ऐसा बैठा हो जिसको इस अध्यापन प्रणाली से फायदा नहीं हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई ब्लाइंड बच्चा भी हो सकता है क्लास के अंदर, तो उसके लिए बोलना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं बोलता रहूंगा तो तू सुनता रहेगा और लिखता भी रहेगा। और कई बार बोर्ड पे हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं लेकिन वो लिखते जा रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहा हूँ सपोज, तो उस बच्चे के लिए वो समस्या खड़ी हो सकती है। तो उस बच्चे के लिए स्पेसिफिक मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, तो उसको ध्यान में रखकर मुझे अपनी क्लास को डिजाइन करना पड़ेगा। अगर मेरे से संभव है तो ठीक है, मैं लिख रहा हूँ तो मैं बोल भी सकता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से आप स्पेसिफिक भी होना पड़ता है। तो ऐसे सेक्टर्स जैसे आप रेपो रेट कम करते हो, कोई टैक्स में छूट देते हो, इस तरह की बातें हो सकता है कि कुछ लोगों की जरूरत ही ना हो, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट को इसकी आवश्यकता ही ना हो, तो उनके लिए तो आपने कुछ नहीं किया। तो आपने पूरे देश वाली पॉलिसीज को लागू करके आप इस वजह से बैठ गए, ये देश में रोजगार का सृजन हो जाएगा। तो आपको क्षेत्र विशिष्ट नीतियों का अनुकरण भी करना चाहिए ताकि विशिष्ट क्षेत्रों को हम कैसे विकसित कर सकें। तो पहले बड़ा आ गया, फिर सेक्टर स्पेसिफिक आ गया। फिर कई लोग इस सारी स्थितियों का लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वो मेन स्ट्रीम इकोनॉमी से जुड़े हुए नहीं रहते। तो उनके लिए लक्ष्योन्मुखी कार्यक्रम चलाइए आयु रोजगार के। फिर आप देखिए कि लोगों में कुशलता भी है या नहीं, मतलब रोजगार के लिए कुशलता अपरिहार्य है, क्योंकि आप कुशल व्यक्ति नहीं होगा तो रोजगार देने का भी कोई तर्क सामने वाले के पास नहीं होगा। तो आप उनके व्यवसायिक कौशल वगैरह के विकास पर ध्यान दो, और लेबर लॉज या कोई ऐसी समस्या है तो उनमें चेंज करो। इस तरह से वो उपाय आपको मैंने लिखाए थे। फिर मैं आपको निवेदन ये कर रहा था लास्ट में कि जो जटिल श्रम कानून है भारत के, वो बने इसलिए कि हम लेबर के हितों का संरक्षण कर सकें। लेकिन वही लेबर के हितों का संरक्षण करोगे ना जो आप इंप्लीमेंट में है। और उनका इतना ज्यादा हमने कानून बना दिया इंडिया में कि एक फैक्ट्री के अंदर कितने पीकदान होंगे जिसमें थूक सकते हैं श्रमिक, उनकी संख्या भी बताई गई। तब मान लीजिए पीकदान 10 होने चाहिए, 7 ही है। और लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर आप यहाँ चेक करने आ गया, वो चालान बना गया आपका, ये 7 कैसे है, 10 होने चाहिए। और वेंटिलेशन कैसा है, बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं। तो ये एक बैलेंस जो होना चाहिए, वो बैलेंस टूटा हुआ है हमारे देश के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नए लोग भर्ती होते हैं उनको ठेके पे भर्ती कर लेते हैं, संविदा पे भर्ती कर लेते हैं। इस तरह से चलता है, अस्थायी रूप से नियुक्तियां करते हैं, उन्हीं से काम चलाते रहते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर तो छोड़ दो, सरकारी क्षेत्र में भी अस्थायी नियुक्तियां होती है, स्कूलों में होती है, कॉलेजेस में होती है, उनको ऐसे लेटर पकड़ा देते हैं, काम करते रहते हैं। मेरे एक सर थे जिनसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, मतलब जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात है, मैंने वहीं से किया था। तो उसमें एक आदरणीय सतीश बत्रा सर थे जो हमने पढ़ाए थे। उनका बाद में मुझे पता लगा कि वो एडहोक थे और 20 साल तक वो एडहोक ही रहे। मतलब एडहोक नियुक्तियां जो होती है, मतलब आपको 4 महीने का अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, फिर 4 महीने तक पढ़ाओ, फिर बाद में 1 दिन का गैप देके, 2 दिन का गैप देके, फिर वापस आपको 4 महीने का लेटर मिल गया। गैप इसलिए दिया जाता है कि वो क्लेम ना कर दे कि भाई हमारी सर्विस कंटिन्यूअस थी, तो बीच में 1 दिन का गैप देके फिर वापस लेटर, 4 महीने फिर निकल गए, फिर आगे का पता नहीं कि हमें अपॉइंटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे करते करते वो सर के 20 साल निकल गए वहाँ से, और वो एज बात हो गई, मतलब कि अब इनको अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। यहाँ सवाल इस बात का है कि सरकारी स्तर पर यूनिवर्सिटीज में भी 20-20 साल तक एक टीचर से आप एडहोक पढ़ा रहे हो, तो ये क्यों पढ़ा रहे हो? जब 20 साल से आदमी काम कर रहा है तो वैकेंसी थी वहाँ पे। एडहोक अपॉइंटमेंट कब होते हैं? जब कोई पीएचडी करने चला जाता है,
कोई लेडी है तो उसके बच्चा होने वाला है तो वो चली गई, इस तरह से एडोक अपॉइंटमेंट्स होते हैं कि भाई अभी नहीं है तो क्लास तो बंद नहीं रहेगी, किसी न किसी को अपॉइंट करेंगे। लेकिन 20 साल तक एक ही अध्यापक से एक ही डिपार्टमेंट में पढ़वाना और लगातार एडोक लेटर 20 साल तक देना, इस बात को प्रमाणित करता है कि वैकेंसी होते हुए भी हम एडोक से काम चलाना चाहते हैं और सामने वाले के बेनिफिट्स को रोकना चाहते हैं। राइट, तो इस तरह का क्यों हो गया भारत में, ऐसा क्या सिचुएशन बन गई? यूनिवर्सिटी वाले भी डरते हैं, चांसलर भी डरता है, वाइस चांसलर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी डरता है कि भाई परमानेंट के लिए लिख के देंगे तो आपत्ति आएगी आगे से। जब एडोक से काम चल रहा है तो आप परमानेंट नियुक्ति की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार परमानेंट कर दिया इसको, हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो गई, अब इसके फंड्स वो करो, इसको टाइम टू टाइम दिए दो और इंप्लीमेंट करो और फिर लास्ट में पेंशन भी दो और रहने के लिए भी तो सारी समस्याएं आ जाएगी, फिर हॉलीडेज भी मिलेगा, क्लास भी पूरी मिलेगा और ये सब चलेगा। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूनिवर्सिटी के को बहुत दिक्कत आती है जब एक परमानेंट व्यक्ति को निकाला जाता है तो निकालने में पसीना छूट जाता है, बहुत मुश्किल होता है। सस्पेंड हो सकते हो लेकिन ऐसे बर्खास्त परमानेंटली करना बड़ा मुश्किल है। 2-3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया फिर वापस लगवा लिया, ऐसा होता है, कोर्ट में केस लड़ते रहते हैं लोग। तो एक बैलेंस होना चाहिए। हम नहीं बता सकते इस क्लास में कि वो बैलेंस किस बिंदु पे बनेगा, ये हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट को समझना है। लेकिन हम ये जानते हैं कि भारत के श्रम कानून काफी जटिल है और वो एक समस्या खड़ी कर रहे हैं कि अस्थायी नियुक्तियों का मार्केट बना रहे हैं। तो मैं कह के गया था आपको कि इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इससे कनेक्ट होगा, तो आप अगला हेडिंग लगा दीजिए, तो खत्म हो गया। तो आप लिखिए इसके बाद, देखिए श्रम बाजार के अनौपचारिकरण, श्रम बाजार के अनौपचारिकरण की प्रक्रिया में औपचारिक रोजगार, औपचारिक रोजगार धीरे धीरे अनौपचारिक अनौपचारिक रूप लेने लगते हैं, अनौपचारिक रूप लेने लगते हैं। पूर्ण विराम लगाइए। उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रक्रिया में ऐसे लिखो, टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जिसको आप हिंदी में इस तरह से बोलोगे अस्थायी और संविदा कामगार, वर्कर्स को कामगार भी कहते हैं। टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भूमिका भूमिका बढ़ने लगती है। पैराग्राफ चेंज करिए। विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र, भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र में यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। पूर्ण विराम लगाइए और आगे कंटिन्यूअस में लिखिए। 1996 में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में, 1996 में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में, ये लिखिए वापस, टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की भूमिका 14% थी, 14%, जो 14% थी, जो 2011 में बढ़कर 2011 में बढ़कर 34% हो गई। पूर्ण काम लगाइए। यह चिंता का विषय है, यह एक चिंता का विषय है, यह एक चिंता का विषय है। पैराग्राफ बदलिए। भारत में इस स्थिति की उत्पत्ति के पीछे
निम्न दो मुख्य कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है। निम्न दो मुख्य कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है। ये जो आप पढ़ रहे हो इस समय, ये आपको ऐसा लग रहा है कि हम एक टॉपिक पे लिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये दरअसल एक सवाल ही था, एज इट इज था। जिसमें तो सवाल ऊपर नहीं लिखा रहा आपको, चाहता तो मैं ऐसे कर देता कि श्रम बाजार के अनौपचारिकरण से आप क्या समझते हैं, एक भाग ये होता जो कि था, और दूसरा भाग होता कि कौन से, दूसरे भाग में उन्होंने एक पूछा, मैं दो कारक लिखाऊंगा अभी आपको। एक भूमंडलीकरण इसका कारण है, एक जटिल श्रम कानून इसका कारण। हमारे उद्दीपन का जो कारण है यहाँ पे, कि हमने इस विषय का चुनाव क्यों किया, मतलब वो तो सीक्वेंस में ये बना कि कल मैं आपको कह के गया कि जटिल श्रम कानून अगर रहेंगे तो कौन फंसना चाहेगा उसमें, कि वाई वी शुड अपॉइंट अ परमानेंट लेबर, रादर वी शुड गो फॉर टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ थोड़े बहुत ही कानून काम करेंगे, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी का कानून, इस तरह के बहुत वाइडर रेंज नहीं आ पाएगी, क्योंकि आप उनकी परमानेंट नियुक्ति नहीं कर रहे हो ना। तो हमारे उद्दीपन का कारण बना, मतलब स्टिमुलस का कारण बना कि ऐसा जटिल श्रम कानून इंडिया में चल रहा है, तो इसका एक प्रभाव ये पड़ रहा है कि हम इनफॉर्मल रूप से, अनौपचारिक रूप से भर्तियां कर रहे हैं, स्थायी रूप से भर्तियां नहीं कर रहे हैं। उनको कोई परमानेंट पीएफ फंड काटना, सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट देना, टाइम टू टाइम ये देना, हॉलीडे देना, इस तरह का कोई सिस्टम हम उनके लिए नहीं कर रहे। ओवरऑल छुट्टी है तो आपको भी छुट्टी है, निभाना पड़ेगा इस तरह से। तो इस तरफ हम चले गए। तो यूपीएससी ने ये वाला नहीं पूछा जटिल श्रम कानून का क्या फर्क पड़ा है, उन्होंने ये पूछा कि भूमंडलीकरण इसको कैसे प्रमोशन दे रहा है। सवाल क्या था बता देता हूँ, कि अनौपचारिकरण से आप क्या समझते हो, श्रम बाजार के अनौपचारिकरण से आप क्या समझते हैं, और भूमंडलीकरण इसको किस प्रकार बढ़ावा दे रहा है। ये सवाल ही तो लिखा रहा हूँ मैं एक तरह से। अभी सबसे पहले क्या लिखा है कि अनौपचारिकरण का मतलब सिखाया ना इसके अंदर, कि अनौपचारिकरण वह प्रक्रिया होती है, प्लस मैंने वर्ल्ड बैंक के डेटा आपको दे दिए, कोई ना कोई अथॉरिटी तो चाहिए, जो डेटा मिलेंगे वही तो देंगे। मतलब सर्वे इस तरह की चीजों के होते नहीं है आमतौर पे। तो हमारे पास जो नवीनतम डेटा 2011 का है, और वर्ल्ड बैंक ने 2018 की रिपोर्ट में बोला था, जो मैंने कल परसों रिपोर्ट का नाम लिखा था वहीं से लिया है मैंने, जनवरी 2018 में सिस्टमेटिक कंट्री डायग्नोस्टिक लिखा था, साभार उसी रिपोर्ट से मैंने इसको लिया है। हमें एक आइडिया देना सामने वाले को कि 96 में 14% लोग थे टोटल में संगठित निर्माण क्षेत्र। असंगठित भी होता है, जैसे कई लोग कपड़ा बनाते रहते हैं गली कुचों में, क्या वो संगठित है? नहीं है। लेकिन सियाराम, मफतलाल, रेमंड्स, भिलवाड़ा शूटिंग, इस तरह के जो है ये सब ऑर्गेनाइज्ड में आते हैं। लेकिन कोई ऑर्गेनाइज्ड में है, रजिस्टर्ड फर्म है, सब कुछ चीजें, जीएसटी नंबर है, सारे सिस्टम, पीएफ वगैरह के भी अकाउंट नंबर होते हैं, वो सब है उनके पास, सब कुछ है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी उनका नाम लिखा हुआ, स्टॉक मार्केट पे भी सूचीबद्ध है, सारा कुछ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो संगठन औपचारिक है वो औपचारिक रोजगार ही देगा, ये जरूरी नहीं है। खान ग्लोबल स्टडीज ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि कंपनी है खान ग्लोबल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम है खान सर की कंपनी का। ये किसमें आएगी? संगठित। ये छोले कुलचे बेचने वाले फलाना, ये जो हमारे देश में प्रोप्राइटर फर्म होते हैं, जिसका मालिक एक होता है, वो संगठित क्षेत्र में नहीं माने जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म में भी संगठित क्षेत्र में नहीं मानी जाती, कॉर्पोरेट्स माने जाते हैं। ये कॉर्पोरेट है ना, तो खान ग्लोबल स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन। प्राइवेट कॉर्पोरेशन में सदस्य संख्या 200 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो इनके इसमें सर होंगे, उनकी मदर हो सकती है, ब्रदर हो सकते हैं, मतलब उनको मतलब कुछ ही लोग होंगे, तो प्राइवेट वर्ड लगा हुआ। और जब पब्लिक हो जाती है, मैंने आईपीओ वगैरह सब पढ़ा है आपको बताया, तो वो फिर प्राइवेट वर्ड हट जाता है, कोई भी उसका मेंबर हो जाता है। जैसे जोमेटो क्या है, पब्लिक कंपनी प्राइवेट सेक्टर की, खान ग्लोबल स्टडीज क्या है, प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट कंपनी, जोमेटो प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी। समझ रहे हैं आप? मतलब प्राइवेट सेक्टर में ही अगर कई सारे सदस्य बन सकते हो, तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर की कौन सी कंपनी कहेंगे? पब्लिक। और कुछ ही बन सकते हो, और अपर लिमिट लगी हुई हो, जो कि 200 है अभी हमारे देश में, पहले 50 थी, 2013 का कंपनी अधिनियम जो आया उसमें 200 कर दिया इसको। और इन जनरल इतने मेंबर नहीं होते हैं, फिर तो वो पब्लिक ही बना लेंगे। 200 मेंबर की कंपनी भी होती है क्या प्राइवेट? मतलब पति पत्नी, दो डायरेक्टर और शेयर होल्डर, ऐसे होता है। 4-5 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 200 कुल करना होगा तो फिर वो पब्लिक बना देंगे हमारे हिसाब से। बाकी सरकार ने तो क्या रखा कि 200 तक हो सकते हैं, राइट? अब आप समझें। तो अब जो ये चाय पिला रहे थे, चाय लेके गए मुझे, इनकी इंप्लॉयमेंट फॉर्मल है कि इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। जबकि कंपनी फॉर्मल है, मैं भी इनफॉर्मल हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट भी इनफॉर्मल। मैं किस में आ रहा हूँ? जितने साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो संविदा पर आधारित काम कर रहा हूँ ना मैं, मतलब फिर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जब खत्म होने लगेगा तो बातचीत करके उसको एक्सटेंड जैसा भी है, लेकिन इस तरह से। तो क्या समझे आप कि जो तथाकथित संगठित इकाई है वो भी अनौपचारिक रोजगार जनरेट कर सकती है। और थोड़ी देर पहले तो यूनिवर्सिटी का नाम लिया हमने। अच्छा, एक परसेप्शन पे मत चलो आप, धारणा मत बनाओ, अवधारणा बनाओ। धारणा तो पर्सनल होती है और गलत भी हो सकती है, कि मेरी ये धारणा है, वो आपकी हुई। तो ऐसे एक परसेप्शन बन जाता है कि प्राइवेट सेक्टर ही ये काम करता है, प्राइवेट सेक्टर ही अनौपचारिक जॉब देता है। तो सरकार भी तो दे रही है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो आप भर्तियां कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट पे, इवन एसडीएम तक 2-2 साल कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट किए जाते हैं, सभी सिचुएशन है कहीं कहीं पे। अब उनको करना क्या होता है, सरकार कम सैलरी देना चाहती है। स्कूल के अंदर जो व्याख्याता होते हैं उनको भी 2 साल की यूं जबरदस्ती में कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चलाते हैं, ताकि उनको कम पेमेंट देनी पड़े, फिर उनका फुल पेमेंट स्टार्ट होगा 2 साल बाद। मजबूरी में आदमी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के अच्छा, जो संगठित है वो भी असंगठित या अनौपचारिक दे रहा है, और जो असंगठित खुद है तो उसका रोजगार तो असंगठित हो गई होगा। अब जैसे बाहर को ठेला लगा के छोले भटूरे बेच रहा है, उसके अंडर में 2 आदमी काम कर रहे हैं, तो छोले भटूरे वाला खुद असंगठित और अनौपचारिक है, और उसके अंडर में जो है वो तो अनौपचारिक ही होने।
ऐसा भी है, ठीक है। तो दो कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है, ये लिखा आपने, इसमें फर्स्ट लिखे विके इसके सामने आप इधर थोड़ा सा आगे ऐसे करके मेंस लिख देना, मेंस 2016 मैं ये पूछा था, और यहाँ से पैराग्राफ बदल के आप लिखो, ऐसे लिखो आप। भूमंडलीकरण में अंतर्निहित कड़ी प्रतियोगिता, भूमंडलीकरण में अंतर्निहित कड़ी प्रतियोगिता का मुकाबला करने की भारत की विनिर्माण इकाइयों द्वारा भारत की विनिर्माण इकाइयों द्वारा उत्पादन की लागत को भारत भारत की विनिर्माण इकाइयों द्वारा उत्पादन की लागत को कम करने के लिए टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की नियुक्ति पर, टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की नियुक्ति पर अधिक ध्यान दिया गया, अधिक ध्यान दिया गया, दिया गया टेम्परेरी को भारत की विनिर्माण इकाइयों द्वारा उत्पादन की लागत को कम करने के लिए टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की नियुक्ति पर, टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की नियुक्ति पर अधिक ध्यान दिया गया, अधिक ध्यान दिया गया। तो भूमंडलीकरण में अंतर्निहित मतलब अंतर्निहित मतलब इंप्लाइड, भूमंडलीकरण में एक प्रभाव क्या होता है कि प्रतियोगिता का स्तर बढ़ जाता है। ग्लोबलाइजेशन में आप बाकी की दुनिया के साथ ट्रेड में जुड़ते हो ना, तो ग्लोबलाइजेशन के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। वस्तु व्यापार से भी ग्लोबलाइजेशन होता है, सेवा व्यापार से भी होता है, लेबर से भी होता है, लेबर की मूवमेंट को फ्री करते हो और पूंजी के आवागमन को फ्री करते हो, अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। यहाँ जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो ट्रेड है, व्यापार करते हो आप, तो ओपन करते हो अपने कंट्री को बाकी की दुनिया के संदर्भ में। कई राष्ट्रों के साथ हमने FTA भी कर रखा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रखा है। तो जब आपने एग्रीमेंट कर रखा है तो आप क्या इसमें कर सकते हो, मतलब आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में 0 प्रशुल्क लगाना होता है, बाहर से जो माल आता है उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। तो ऐसा माहौल बन गया हमारे देश के अंदर कि भीषण प्रतियोगिता का मुकाबला हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को करना पड़ रहा है। तो वो प्राइस को कम करना पड़ेगा आपको टिकने के लिए, और प्राइस को कम करोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो इस नुकसान से बचने का तरीका है कि आप लागत को भी कम कर लो फिर कीमत के साथ। और लागत को कम करने का एक तरीका जो अपनाया गया भारत में वो एक हम स्थायी लेबर को लगाने की जगह टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की नियुक्ति करें। तो भूमंडलीकरण का एक नेगेटिव एस्पेक्ट जो हमारे भारत में देखने को मिलता है वो श्रम बाजार का अनौपचारिकरण एक नेगेटिव एस्पेक्ट है उसका। तो एक कारण बना भूमंडलीकरण। दूसरा लिखिए सेकंड, भारत के जटिल श्रम कानून, भारत के जटिल, जटिल का मतलब कॉम्प्लेक्स, भारत के जटिल श्रम कानून, देश लगा दे नीचे लिखें, भारत के जटिल श्रम कानून, भारत के जटिल श्रम कानून, देखिए हायर एंड फायर, इस तरह के जो शॉर्ट वो लैंग्वेज होती है वो लिख सकते हो आप, ये एक कहावत जैसा हो जाता है। हायर एंड फायर की छूट उत्पादकों को नहीं देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादक टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से कार्य करवाना अधिक पसंद करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादक टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से कार्य करवाना अधिक पसंद करते हैं। पैराग्राफ चेंज करिए,
अनौपचारिकरण अनौपचारिकरण की प्रक्रिया रोजगार की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती है। अतः जरूरी है कि पूर्ण विराम लगा के लिखिए, अतः जरूरी है कि प्रक्रिया पैराग्राफ चेंज करें। अनौपचारिकरण की प्रक्रिया रोजगार की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती है। रोजगार की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती है। अतः जरूरी है कि पूर्ण विराम लगा के लिखिए, अतः जरूरी है कि भारत के श्रम कानूनों में उचित बदलाव किए जाए। पैराग्राफ चेंज करिए। भारत भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को वापस नहीं ले सकता है, वापस नहीं ले सकता है, लेकिन राजकोषीय और अन्य उपायों से ब्रैकेट में लिखिए, जैसे कि विश्व स्तरीय इंफ्रा का निर्माण करना आदि, जैसे कि विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना आदि। तो उसे बंद कर दीजिए। जैसे राजकोषीय और अन्य उपायों से ब्रैकेट में लिखिए, जैसे कि विश्व स्तरीय इंफ्रा का निर्माण करना आदि, जैसे कि विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना आदि। तो उसे बंद कर दीजिए। विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण करना आदि। तो उसे बंद कर दीजिए। हमारी भाषा इस तरह से बह रही है कि राजकोषीय और अन्य उपाय, अन्यों का मैंने इशारा किया ब्रैकेट में। कई बार होता है ना परीक्षा के मन में अन्य क्या होता है, अन्य को मैं कैसे समझूं, या आप ही सोचो कि अन्य क्या है जैसे लिखा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कोष्टक में लिखा दिया। सारी महाभारत वहां पर लिखने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल एक दो मैंने इतना जगह नहीं होती कि ये भी वो भी सब लिख दो वहां पे जाके आप। तो एक टॉप पॉइंट लिख दिया हमें, मैन्युफैक्चरिंग बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कैसे ग्रो करेगी, आप खुद ही बताइए। और जटिल श्रम कानून आपको बता चुके हो, तो दो मेजर इश्यूज हैं मैन्युफैक्चरिंग के सामने आज की तारीख में। श्रम कानून आसान कर दो और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दो। राजकोषीय उपाय आप बोल ही रहे हो। राजकोषीय का मतलब जो राजकोष से जुड़े हुए हैं, टैक्स में छूट देना हो, सब्सिडी देनी हो, इस तरह के। टैक्स में छूट दोगे तो क्या प्रभावित होता है, राजकोष। और सब्सिडी में छूट देते हो तो भी क्या, सब्सिडी देते हो तो भी क्या होता है, राजकोष। मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह तो उतनी ठीक ठाक टेम्परेरी, फिर आपको देश में इन्फ्लेशन भी देखना होता है कि ये थोड़ी की ब्याज दर कम कर दी और सब उद्योगपति आराम से सस्ती दरों पे लोन ले रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। ये बात तो बड़ा समझ में आ रही है, लेकिन आगे चलकर इन्फ्लेशन बढ़ गई, मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ गया, सामान महंगे मिल रहे हैं, तो फिर क्या करोगे आप, फिर तो आपको देर सवेर ब्याज दर बढ़ानी पड़ेगी। तो इस तरह के उपाय क्यों सजेस्ट कर रहे हो जिनका आज कल में कोई भरोसा ही नहीं है। लेकिन ये राजकोषीय नीतियां ज्यादा स्थायी होती है और इस तरह से इन्फ्लेशनरी नहीं होती। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करोगे इन्फ्लेशन क्या आएगा, बल्कि और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, दूसरी चीजें सस्ती हो जाएगी। आप जहाँ 4-6 घंटे में आपका ट्रक पहुंचता है माल लेके, वो 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। 8 घंटे टाइम लगता है तो 8 घंटे के हिसाब से पेट्रोल भी मतलब डीजल भी चलता है, और ड्राइवर का एक दिन की मजदूरी तैयार होगी उसकी। मैं एक दिन से 8 घंटे ज्यादा नहीं चलाऊंगा, 8 घंटे से ज्यादा गाड़ी नहीं चलाऊंगा, फिर मैं किसी ढाबे पे रुकूंगा, रात का जो मेरा वो होता है वो भी भत्ता आप दोगे, रहने का भी दोगे, फिर अगले दिन चलाऊंगा गाड़ी सुबह, फिर 8 घंटे तक चलाऊंगा, बीच में 2-4 जगह चाय पीऊंगा, उसके बाद फिर रुक जाएगी, ऐसे चलेगा। तो इस तरह से भारत के रोड किस तरह के बने हुए होते हैं कि अमेरिकन रोडों की तरह नहीं। हमारे मतलब कई जगह डार्क स्पॉट्स होते हैं जहाँ ऐसे लैंग्वेज बोली जाती है, वो ऐसी जगह होती है एक्सीडेंट हो जाते हैं ऐसे ही। और मतलब प्रॉपर इधर से गाड़ी आ रही है तो आंखों में लाइट जा रही है, तो प्रॉपर ऐसे रोड नहीं दिख पाता है कई बार। दूसरा मार्क्स प्रॉपर नहीं होते, जैसे फॉग होता है, स्मोक होता है, लाइनें नजर नहीं आती, एकदम भिड़ जाती है गाड़ियाँ, और इस तरह का चलता है हमारे इंडिया में। तो इससे क्या होता है कि जीडीपी को भी नुकसान होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। तो आप उसको बढ़िया करो तो वही चीज़ क्या होगी, कम समय के अंदर, कम तेल में, कम मजदूरी के मतलब बढ़िया हो जाएगी आपकी। तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा आपने कर रखा, और जल्दी अवेलेबिलिटी भी होगी माल की। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मशीनों से चलता है ज़्यादातर, और इसको ऐसी सुविधा चाहिए, सड़कों की, बंदरगाहों की, बिजली की, ये सारी चीज़ों की, कंटेनर डिपो, ये सारी चीज़ों की बढ़िया मालगाड़ियाँ हो और टाइम पे माल को पहुंचाए, और इस तरह का उनको सिस्टम चाहिए। वो होगा प्रॉपर तो आप वो अच्छे से ग्रो कर जाएंगे। वहाँ भी काम नहीं हो पा रहा है, इंडिया में हो रहा है लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है, और श्रम कानून में भी हम चेंज करें लेकिन हमारा स्पीड काफी स्लो है। तो इस वजह से ये समस्याएं आ रही है। तो दोनों बातें तो इंडायरेक्टली आएगी। अब भूमंडलीकरण को वापस कैसे ले आए, भूमंडलीकरण से नकारात्मक फर्क पड़ा है, ये बात दिखा रहे हैं ना आपको। इस साइंस में पढ़ा कि प्रतियोगिता भीषण हो गई, और उससे बचने का तरीका ये है कि आप उत्पादन की लागत को कम करो, और उसमें हमें सबसे ज्यादा हैंडी जो काम में आया वो लेबर नजर आया।
रॉ मटेरियल्स में आप क्या कर लोगे बताओ, कैसे कम कर लोगे? जो रेट है उसके हिसाब से तो होगा। तो लेबर के लेवल पे ज्यादा इजी लग रहा है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट से काम करा लें, इस वजह से ये हो रहा है। अब हम कहते हैं लेखन में कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया पर विचार किया जाना चाहिए, विचार क्या करोगे? मतलब सीधा सीधा ये बोलना चाह रहे हो कि विचार कर लो कि इसको रखना है कि नहीं रखना है? ओके, बड़ा अजीब राइटिंग कर रहे हैं। इतना आगे जा चुके हैं भूमंडलीकरण में, हमें शर्म नहीं आएगी ग्लोबल लेवल पे? ये किस तरह का कंट्री है? दो तरह की बातें करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है, कह रहे हैं कि भूमंडलीकरण को हम डीग्लोबलाइजेशन में जाएंगे। एक होता है ग्लोबलाइजेशन, एक होता है डीग्लोबलाइजेशन, और एक होता है स्लोबलाइजेशन, स्लो डाउन की तरह स्लोबलाइजेशन। ये आईएमएफ ने यूज किया है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। कई राष्ट्र आजकल क्या कर रहे हैं, ट्रम्प बोल रहे हैं मेरे को आने दो फिर मैं देख लूंगा चीन को, सबको, इनको अपने टैरिफ बढ़ा रहे हैं कुछ कुछ कंट्रीज फिर से, और ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस को ढीला कर रहे हैं। तो क्या नाम पड़ गया इसका? स्लोबलाइजेशन। लेकिन ध्यान रहे कि आप कभी भी भूल के भी ये मत लिख देना कि भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया पर पुनर्विचार की आवश्यकता है या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया पर विचार की। आप ये कह सकते हो कि इसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं, इसमें कुछ उचित विवेकीकरण को लागू किया जा सकता है, इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि भूमंडलीकरण रहते हुए हम भारतीय हितों को किस प्रकार सुरक्षित। ये बातें मैंने मोटी मोटी बता दी, जो लिख सकते हो। मैंने तो क्लियर कट लिखा दिया कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को वापस नहीं लिया जा सकता, बात ही खत्म। ये लिखा ना मैंने। मैं तो इस बात पे कह रहा हूँ, अब यूपीएससी की एग्जाम ही नहीं हो, ये कौन सा सोल्यूशन? हिंदी मीडियम के बच्चों की सिलेक्शन नहीं हो रही है, इसलिए एग्जाम ही बंद हो जाना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो ग्लोबल रियलिटी से भागने की बात हो ही नहीं सकती। आप ऐसे समझो कि हम अडेप्ट कैसे हो सकते हैं, मतलब अनुकूलन जिसको हम कहते हैं। हमारा अडेप्टेशन इस बात में है कि हम वैसे हो जाएं जैसी जरूरत है। अगर चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है तो हमारी क्यों नहीं हो सकती? हम इसे ध्यान दें। मेरा नहीं सिलेक्शन हुआ तो मुझे अगली बार कैसे पढ़ना है, इस पर ज्यादा फोकस करें, बजाय कि इस आंदोलन में भागीदारी करें कि यूपीएससी को बंद हो जाना चाहिए या फिर मतलब ऐसा वैसा करके। ये चीजें गलत है। एग्जाम ही ना हो, यूपीएससी ना हो, ये तो गलत है। आप अपने आप में सुधार करो, और वाजिब कोई परिवर्तन लग रहा हो तो उसको सजेस्ट करो। तो हम डब्ल्यूटीओ स्तर पर मीटिंग होती है तो हम बात करते तो हैं वहाँ पे, मछलियों की सब्सिडी का मुद्दा हो या कुछ इस तरह का, आईआर वगैरह में कहीं पढ़ोगे आप, तो हम अपनी बात कहते हैं वहाँ पर कि हमारे यहाँ मछुआरे कोस्टल एरिया में उनकी आजीविका मछलियों से चल रही है, और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है, ज्यादा फिशिंग हो रही है। अब जब नियम बनते हैं तो वो चयनात्मक नहीं हो पाते ना, आप इस बात को समझो। जैसे कि इस क्लास का कोई नियम बनेगा तो वो सबके लिए लागू होगा। सोसाइटी का कोई भी रूल कुछ एक के लिए होता है, सबके लिए होता है। अब गांव के अंदर किसी सोसाइटी में निर्णय हुआ कि सबको 500 रुपए देने पड़ेंगे, समाज के भवन में कोई काम करना है तो देने पड़ेंगे भाई। जो आप चाहे रिक्शा चला रहे हो, चाहे आप प्रोफेसर हो, इससे कोई मतलब नहीं। प्रोफेसर अपनी इच्छा से ज्यादा दे दे तो उसका मन है, लेकिन समाज में नियम तो एक ही जैसा लागू होगा कि हमें 500 पर घर आवश्यकता है तो आप 500 जमा करो। मैं गरीब हूं करके वहां नहीं चलेगा इस तरह से। समाज करेगा, हमारे समाज में धूम्रपान आज के बाद कोई नहीं करेगा, और करेगा तो फिर वो बाकी के घर उसके आने जाएंगे, तो वो नियम फिर लागू हो गया सबके लिए। तो हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होगा, तो ये नियम लागू हो गया तो फिर जाना पड़ेगा आपको, एक घर से एक आदमी जाएगा। ऐसा हो गया हमारे समाज में। मतलब जैसे एक जगह पे तो मैंने देखा कि नियम ही है, लोग दाह संस्कार में जाना ही कम कर दिया धीरे धीरे, जाते नहीं, टाइम ही नहीं उनके पास, तो नियम बना दिया उन्होंने कि एक घर से एक आदमी, दो आदमी वहाँ पे। ये स्थिति आ गई समाज की। लेकिन नियम है तो है, नियम है तो है, आपके लिए उसमें कोई अलग से प्रोविजन नहीं होगा। और ये लॉ के लिए भी है, जो हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो अलग जो मैंने बताया आपको। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये कि आप क्राइम करोगे कोई भी हो जाए, आपके लिए क्यों छूट होगी अलग से? और वो छूटें जो बनाई गई है वो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पदों के लिए उस तरह की कुछ है, मतलब तो आप अगर पद में हो तो आपको भी वो छूट मिल जाएगी। तो सब नियम एक ही जैसे होते हैं। तो आप ग्लोबल लेवल पे अपने लिए क्या अलग से मांग करोगे वहाँ पे? ओवरऑल नियमों में सुधार की बात करोगे ना, कि ओवरऑल इसमें चेंज होना चाहिए, तो हम करते हैं, डब्ल्यूटीओ की मीटिंग होती रहती है, वो वहाँ पे काम होता है। बाकी आप अपने घर में भी तैयारी रखो, क्या पता आपकी बात वहाँ पे ना माने, तो आप अपने घर पे तैयार करो। तो वही बातें मैंने यहाँ पे लिखा है। ये लिखना तो बहुत आसान है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से भारत पलट जाए, तो ये तो मुद्दे को ही दरकिनार करना हो गया। सो आई थिंक यू आर नाउ कंप्लीटली कॉन्फिडेंट अबाउट कि ये टॉपिक आया तो हम कैसे इस पर जा सकते हैं। ये अनौपचारिकरण की प्रक्रिया। ट्रक्स में ऐसा होना चाहिए कि कोई कहे कि 5 मिनट बोलो, 5 मिनट बोल सकते हो, कोई कहे 50 शब्द में लिखो, 50 शब्द में लिख सकते हो, इस तरह से होना चाहिए। अब मैं अगले भाग में जाऊंगा इसमें। अगला हेडिंग लगाइए, ये तो हो गया पूरा क्या? एक सेकंड। लेकिन राजकोषीय अन्य उपायों से ब्रैकेट के बाद लिखें, एक मिनट फिर लैंग्वेज ऊपर से चेक करनी पड़ेगी मुझे। भारत भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को वापस नहीं ले सकता, लेकिन राजकोषीय एवं अन्य उपायों से, आगे लिखें, भारत अन्य उपायों से विनिर्माण, अन्य उपायों से विनिर्माण क्षेत्र में उभरती हुई इस प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, रोकने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब अगला हेडिंग लगा दो। उभरती हुई उभरती हुई उभरती हुई इस प्रवृत्ति को रोकने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, रोकने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अब अगला हेडिंग लगा दो।
तो ये कॉन्सेप्ट होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये 100 लोगों पे देखी जाती है, जो भी इसकी वैल्यू आती है तो आप समझ लो कि ऑन एन एवरेज 100 पर है वो, है ना। जैसे एक सर्वे लेटेस्ट में आया था, उसमें पुरुषों के लिए ये रेशियो 78.5 आया, मतलब 100 में से हर एक एवरेज 100 के ऊपर 78.5 लोग इस तरह के थे पुरुषों में, कार्यशील या कुछ लोग काम नहीं कर रहे थे लेकिन काम करना चाह रहे थे, तो पार्टिसिपेशन देना चाह रहे थे। मतलब पार्टिसिपेशन रेट का मतलब आप श्रम बल में पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसे भी लोग हो सकते हैं ना कि वो नहीं चाहते हैं, जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो तो आप कहोगे कि नहीं अभी मेरे को पार्टिसिपेशन नहीं देना, जबकि आप 15 से 59 वर्ष की आयु में आ रहे हो, लेकिन आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो अपने आप को। ऐसे ऐसे कई महिलाएं होती है जो घर का काम करती है और घर में ही रहना पसंद करती है, और घर कोई उनको वो मतलब अपनी ओर से डिमांड नहीं करती उस चीज़ की, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वो महिलाएं नहीं आएगी जो अपने आप को मतलब इच्छा प्रकट नहीं कर रही। इसमें दो तरह के लोग जुड़ते हैं आपस में। मैंने ये लिखा यहाँ पे बीच में प्लस लगा दो आप, ऐसे प्रति 100 लोगों पर ये कितने हैं समझाता हूँ आपको, फिर से एक बार प्लस लगा दो बीच में। 100 लोगों के ऊपर ऑन एन एवरेज कितने लोग तो काम कर रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है, जो काम कर रहे हैं वो तो पार्टिसिपेशन कर ही रहे हैं ना, मतलब। और दूसरे ये वाले हैं, ये भी पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हैं, ये मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन कोई कारण ऐसा बन रहा है कि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर भी नहीं रहे और उनकी इच्छा भी नहीं है, तो 100 में से बाकी बच जाएंगे, जो जैसे मैंने कहा 78.5 पुरुषों के लिए आया और महिलाओं का आया 37, 100 में से 37 महिलाएं। तो इसलिए ये मुद्दा मैंने लिखा, और ये मुद्दा आज का नहीं है कि ये रिपोर्ट अभी आई। वैसे तो पिछले 2-4 साल में इंप्रूव हुआ है महिलाओं का, पहले वो ज़्यादा कम था, थोड़ा इंप्रूव हुआ मार्जिनल, लेकिन महिला पुरुष के बीच में तो गैप ज़्यादा है ना, मतलब 37 रेट आ रही है। 100 हर एक 100 महिलाओं में 37 या तो काम कर रही है 37 में ही, और कुछ एक जो है वो काम करना चाह रही है लेकिन उनको रोजगार नहीं है, मतलब वो भागीदारी दर में आएगी ना, तो जो इस बात के लिए हाँ बोल देते हैं कि हमें काम करना है तो भागीदारी दर में वो शामिल मानी जाएगी। इच्छा है उनकी, बाकी फोर्सेज ऐसी है कि वो काम नहीं कर पा रही है, जो भी वजह है इसकी। समझ रहे हो क्या आप इसको? इंडिया में इस तरह का, और ध्यान रखना है कि इसमें 15 से 59 वर्ष के लोगों को लेना है, हर किसी को मत शामिल कर देना है। इसका मतलब 15 साल से छोटी जो महिलाएं हैं वो नहीं आ रही है इसके अंदर, और 59 वर्ष से ज़्यादा वाली भी नहीं आ रही है। और मैंने जो आपको बेरोजगारी की इंट्रोडक्शन में 15 से 59 पे फोकस किया था ना, 64 तो मैंने मजबूरी में आपको बताया कि कुछ कारणों से ये 64 लगता है, और सर्वे होता है तभी इसी को देखा जाता है, ये भी बोला था, तो सर्वे से तो पता लगता है। तो ये बात समझ आ रही होगी, लेबर पढ़ के जाना, हम ये कह रहा हूँ आपको, आगे फ्यूचर में प्रीलिम्स में कोई भी सवाल आ जाते हैं, 20 में से 12 का टारगेट रखोगे तो हमेशा जीत में रहोगे, और सारी प्रश्नों को मिलाने के चक्कर में रहोगे तो खुद भी परेशान रहोगे, दूसरे को भी परेशान करोगे। सर ये कहाँ से आया, ये किस जगह से आया, इस तरह से हम क्या बताएं किस जगह से आया, आ गया होगा, तुम्हारे 12 होने चाहिए तो हो जाएंगे। अब एक सवाल पीटी में था सिंडिकेटेड लैंडिंग के ऊपर, सिंडिकेटेड लैंडिंग, ऐसे कहाँ क्लास के अंदर ऐसी लैंडिंग आती है सिंडिकेटेड लैंडिंग, और ऐसे हम कोई भी रैंडमली पॉइंट पकड़ के पढ़ाने लगे तब तो फिर आपको एक साल एक विषय के लिए भी कम पड़ेगा। आप ही मान के चलो, मैं पढ़ाऊँ चाहे कोई भी पढ़ाए, परफेक्शन नहीं आ सकता, जो दावा करते हैं वो भी गलत है, आ ही नहीं सकता कि कोई कह दे कि बस 100% इधर से ही होगा, ये बहुत गलत अभिव्यक्त बात है। और नई टीचर को ट्राई करना चाहिए क्लास में कि मैं पढ़ाऊँ कैसे पढ़ाऊँ कि 100% आ जाए, तो कर लो, ऐसा हो सकता है तो, लेकिन क्लास की एक रेंज तो है ना कि भाई आप इतने दिनों तक पढ़ाओगे, वो भी तो सीमा बनी हुई है। और उसकी जरूरत क्या है, क्वालिफाइंग परीक्षाओं में मेंस में आप कोशिश करो कि सब आ जाए, एक आधा छूटेगा वहाँ भी लेकिन ज़्यादातर आ जाए, वहाँ तो समझ में आता है कि आपकी जो हार्ड वर्क है। और मेंस का सिलेबस ज़्यादा डिफाइंड भी है, देखो आपने पीटी का देखा होगा, वो इटसेट्रा करके एक लगा हुआ है, इटसेट्रा में हम भी क्या बोले इसके अंदर, जितना समझ में आया पुराने पेपर से वैसे तो टीचर चलेगा। तो सिंडिकेटेड लैंडिंग में क्या होता है कि बैंक वगैरह मिलकर एक फर्म को उधार देते हैं, तब वो ये ऐसे सवाल डाल रहा है उसके अंदर कि ओवरड्राफ्ट टाइप की फैसिलिटी होती है, उसमें भी होती है क्या सिंडिकेटेड लैंडिंग, कितना बारीकी से कौन पढ़ता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि नहीं आ रहा उस पर फोकस ना करें, कितने आप आ रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ के फिर कुछ ऐसा पूछेगा फिर आप नहीं कर पाओगे, तो ज़्यादातर जो हो जाए बस उतना ही माइंड लगाइए और मुद्दों पे चलिए। ये मुद्दा है आज की तारीख, इसको हम नहीं दरकिनार कर सकते, इसलिए मैंने इसको उठा लिया कि ये टॉपिक क्यों बनाई, तो मैंने समझा दिया आपको, तो क्लियर हो गया। LFPR पैराग्राफ चेंज करिए। देखिए भारत में महिलाओं की LFPR पुरुषों की तुलना में काफी कम है, पुरुषों की तुलना में काफी कम है। पूर्ण विराम लगाइए, आगे लिखिए महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से इसके इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं। विश्व बैंक द्वारा भी निहितार्थ हो सकते हैं, महत्वपूर्ण इसके से महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से इसके इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हो सकते हैं। विश्व बैंक द्वारा भी इस पर चिंता अभिव्यक्त की गई थी, इस पर चिंता अभिव्यक्त की गई थी। पूर्ण विराम लगाइए, पैराग्राफ चेंज करिए। TLFS
PLFS 2022-23 के अनुसार PLFS 2022-23 के अनुसार भारत में पुरुषों के लिए LFPR, भारत में पुरुषों के लिए LFPR लिख लिया ना, LFPR 78.5 पाई गई है, 78.5 पाई गई है, जबकि महिलाओं के लिए इसका स्तर केवल 37 पाया गया है, 37 पाया गया। और ये जब आपके निबंध, मैंने आपको कहा निबंध, आप निबंध पे पैसे खर्च करना आपकी मर्जी हो तो कर लेना, बाकी जरूरत नहीं है। लेकिन लोगों की वही परसेप्शन, मैं ये क्लास करूंगा तो मेरा होगा, नहीं तो बहुत जरूरी है इस तरह से। बाकी जो ये सोशो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, यही आपको अमर्त्य सेन का जो विचार मैंने आपको शेयर किया, ये तो आपको पता नहीं कितनी नया पार लगा सकता है कई सारी जगहों पे। स्वतंत्र वही हो सकता है जो क्षमतावान है, ये अपने आप देख लेना, किसी दिन वो निबंध आ जाएगा इस लाइन पे। मैं एक लाइन बोला करता था, मुझे पता नहीं लगा कि बाद में उसमें निबंध भी आ गया, या फिलोसफी में सवाल आया वो कहीं, एक लड़का मेरे को बता कि कॉन्सेप्ट्स आर एम्प्टी विदाउट फैक्ट्स एंड फैक्ट्स आर ब्लाइंड विदाउट कॉन्सेप्ट्स, ये मैं बोला करता था क्लास। वो एज इट इज उठा के यूपीएससी ने उसके ऊपर या तो निबंध पूछा या फिलोसफी में कोई क्वेश्चन बनाया। और मैं इसलिए बोलता था इसको कि मैं इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट और फैक्ट की भूमिका बताने के लिए कि कॉन्सेप्ट्स आर एम्प्टी विदाउट फैक्ट्स, ये टॉपिक ले लो। LFPR मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैंने बताया नहीं कि भारत में पुरुषों का कितना है और महिलाओं का कितना है, तो वो खालीपन रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, भरा नहीं, उसको एम्प्टीनेस रहेगा। तथ्यों से भरा होता है कॉन्सेप्ट का। आप जीडीपी तो समझ गए, लेकिन भारत का जीडीपी कितना है आपको पता ही नहीं, और संबंधित अध्यापक ने आपको बताया नहीं, तो कुछ कुछ ऐसी कमी सी छूट रहेगी, अंदर फील होगी। भगवान का कॉन्सेप्ट आज भी खाली है, क्योंकि हमने प्रभु को देखा ही नहीं, कोई वास्तव हुआ ही नहीं, हम ऐसे युग में पैदा हुए ही नहीं जहाँ दशावतार हुए, मतलब उस तरह के टाइम में हम पैदा नहीं हुए, ऐसे ओतप्रोत नहीं हुए आमने सामने। तो आज भी हम डाउटफुली चल रहे हैं कि ये सत्ता है भी कि नहीं है। तो तथ्य भी तो होने चाहिए, मतलब ये है। और दूसरी बात क्या है कि फैक्ट्स आर ब्लाइंड विदाउट कॉन्सेप्ट्स। अब मैंने कह दिया कि LFPR 78 है, आपने दिमाग लगाया और आपने कोई आयु का ध्यान नहीं रखा और सारी पॉपुलेशन पे उसको आरोपित कर दिया। हमारी जनसंख्या का इतना भाग जो पुरुष है, सारे जनसंख्या में शामिल, उसमें 78 लोग काम करें, पुरुष में कौन, मतलब मेल चाइल्ड को भी शामिल कर दिया आपने। बात हो रही है 15 से 59 वालों की, उसके लिए WPR होता है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो अलग होता है, जिसमें वर्कर पॉपुलेशन, मैं वर्कर पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ या मैं पॉपुलेशन के खास सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, एक खास सेगमेंट जो 15 से 59 वर्ष की आयु से संबंध रखता है। अब सोचो, जो बच्चा इस लैंग्वेज को सुन रहा क्लास में और लिख लिया उसने साइड में कहीं, और बात को भी समझ गया, क्योंकि मैं बिना समझाए तो रुकता ही नहीं हूँ, मतलब कोई चीज बोलूंगा तो समझाऊंगा जरूर से, समझ के पता लगा निबंध किया आपने, आप देखते रहे। तो ध्यान दिया करो कि कोई एक्स्ट्रा लाइन आ रही है क्या क्लास में, वो भी आपकी क्लास का ही पार्ट है, हम दूसरी बातें तो करते नहीं है, जो भी हमारा टॉपिक होता है उसी पे चलते हैं। तो अब ये जो लैंग्वेज है, एक लिखते हो आप महिला सशक्तिकरण को लेकर इसके कई प्रभाव हो सकते हैं, एक लिखते हो निहितार्थ हो सकते हैं, भाषा का फर्क आएगा, उस फर्क से आपके नंबर है, फर्क नहीं डालोगे नंबर में फर्क नहीं आएगा। अच्छा, पीटी पास करने के बाद मेंस के लोग तो एक ही जैसे हो गए ना, मतलब उसमें आप कैसे अलग हो, आप भी वैसे दूसरे हैं। ये विशिष्टता कैसे आती है, लेखन से आती है। अब लेखन कई चीजों से होता है, राइटिंग से भी होता है, पंक्चुएशन से भी होता है, और शब्दों से भी होता है, और कसावट से होता है कि आप जो लिख रहे हो उसमें कसावट है या नहीं है, राइट। तो एनी हाउ हमने तथ्य भी आपको दे दिए, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। मेरे को पता था कि मेरे को टॉपिक आपका लेना है, तो मैंने 22-23 का सर्वे उठाया, फिर वहां से मैंने 2 आंकड़े निकाले, इसमें ग्रामीण के भी हैं, शहरों के भी हैं, पुरुष महिलाएं, इतनी कहानी को हमें जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने दिमाग लगा कि क्या कि ऑल इंडिया लेवल पे ग्रामीण शहर को हटा दो, पुरुषों में क्या है, महिलाओं में क्या है, वो डेटा मैंने दे दिया। एक आधा डेटा यहाँ लिखना होता है मेंस में, ज्यादा डेटा नहीं लिखना है। आप इकोनॉमिक्स पे ऐसा मत समझो कि इसमें तो तथ्यों से बात होती है, ऐसा नहीं। कुल मिला के 50 तथ्य भी आपके मेंस में नहीं बनेंगे, उनसे आपका पूरा मेंस कवर हो जाएगा। तो ऐसे क्या, आप कोई दूसरा विषय उठा लो, उनमें तो और भी ज्यादा तथ्य होते हैं। इकोनॉमिक्स में दिखने में ऐसा लगता है, डेटाओं की भूमिका उतनी नहीं होती कहीं, जैसे आप अनौपचारिक में थोड़ा दिखाना पड़ सकता है कि 14 था 34 हो गया। LFPR की बात है तो मोटे रूप में आपने 78, 37, 36 लिख दिया, तो उससे आपका ये भी नहीं आता है सर, मुझे ये भी भूल जाऊँ, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आधे से भी कम। तो आप ये लिख सकते हो कि भारत में पुरुषों की जो LFPR है और महिलाओं की जो LFPR है, महिलाओं की LFPR पुरुषों की LFPR से आधे से भी कम, तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे जितने कि आपने ये लिखा, ये बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार देना विकिपीडिया चेंज करके। भारत में इस स्थिति के पीछे विभिन्न कारणों को उत्तरदायी माना जा सकता है। बच्चे ने शायद यहाँ पे सवाल रखा था, सर जिस कंपनी का शेयर खरीदा जा सकता हो वो सभी कंपनी प्राइवेट, ऐसा कुछ लिखा, ये पब्लिक कंपनी है, समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचो, ये जो स्टॉक मार्केट पे अवेलेबल शेयर्स होते हैं वो पब्लिक कंपनी के होते हैं, प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनी थी, जो IPO लेके आ गई, FPO लेके आ गई। जैसे जोमेटो पहले प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट कंपनी थी, दीपेंद्र गोयल जी का नाम आपने सुना ही होगा, आजकल अखबार में आते रहते हैं। तो उन्होंने मतलब फिर इसका IPO निकाला, मतलब जो जरूरी परमिशन होते हैं वो लेने पड़ते हैं, सेबी से पूछना पड़ता है, उनकी जो कंडीशंस होती है वो बतानी पड़ती है आपको, फिर ये समझाना पड़ता है कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, कितने हज़ार करोड़ की कंपनी मान रहे हो, और फिर आप एक शेयर कितने का निकालोगे, क्या उसका अंकित मूल्य होगा, ये सारी, और मात्रा क्या होगी, ये सब चीज़ों को लेकर जब वो आपको अनुमति दे देते हैं तो आप अखबार में विज्ञापन निकाल के जनता के सामने ला सकते हो कि ये हमारी कंपनी का IPO है और इसका एक इक्विटी 10 रुपये का है, जैसा भी है, और इतनी इक्विटीज़ है, ये आवेदन की अंतिम तिथि है, और इच्छुक निवेशक
इसमें भागीदारी कर सकते हैं। इस तरह से करके उसका विज्ञापन आता है, फिर वो लोग खरीद लेते हैं, फिर कंपनी छटनी करती है, भाई जितने शेयर बेचना चाह रही है उससे ज़्यादा के भी तो आवेदन आ सकते हैं ना, वो भरते हैं ना कि आपको कितना चाहिए। अब सारों ने ज़्यादा भर दिया होता है तो उसको बेचना भी नहीं, तो उसमें आवंटन करेंगे वो बेच के। जैसे भी आवंटन की प्रक्रिया होगी आपको पता लग जाएगा, कंपनी सूचना दे देगी आपको कि आपको इतने शेयर हमने दे दिए। अगर आपका पैसा बचा रह जाता है, क्योंकि आपको कम आप जितने के आवेदन करें उसके हिसाब से जमा कराना होता है, उन्होंने आधे दिए आपको तो आधा पैसा वापस करना है, वापस मिल जाता है। पहली बात तो कंपनी के पास पैसा जाता ही नहीं है, एक बैंक में जमा होता है, तो बैंक फिर जितना अलॉटमेंट होता है कंपनी को दे देता है और बाकी आपको दे देता है, उस पैसे को ब्लॉक कर देता है बैंक। जब तक ये प्रक्रिया पूरी ना हो जाए वो पैसा ब्लॉक हो जाता है, फिर कंपनी को जितना देना उतना देगा, बाकी आपको दे देगा बैंक। आईपीओ जैसे क्लोज हुआ और प्रक्रिया समाप्त हुई, उसके बाद वो बैंक ओपन कर देता है उसको, कंपनी को कंपनी का, आपको आपका। और डीमेट अकाउंट मैंने आपको पढ़ाया था, उस अकाउंट के अंदर वो दिख जाएगा बाद में कि आपका ये शेयर्स है, डिजिट में दिख जाएगा, जोमेटो के 100 शेयर्स हैं उसको दिखेगा। फिर वो कंपनी वहाँ पे वो करा देगी, लिस्ट में नाम लिखवाएगी, शेयर मार्केट की जो लेन देन की लिस्ट होती है उसमें नाम लिखाएगी, नाम लिखाते ही आप अपना शेयर बेच सकते हो जब चाहो तब, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लिंक हो जाता है, राइट। ये तो हुआ पब्लिक कंपनियों का। और प्राइवेट कंपनी भी शेयर बेच सकती है अपने, वो किसी से बात कर ले, पब्लिक नहीं होता है, वो स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। जैसे मेरी कंपनी है तो मैंने किसी को कहा कि मेरे पास पैसे की कमी है, आपको भी मैं वो कर देता हूँ, 200 तक की लिमिट है, मेरी पत्नी और मैं इसके वो है शेयर होल्डर, आपको भी शेयर बेच देते हैं, बताओ कितने का लोगे, ऐसे करके आप उसको शामिल कर लो, पेमेंट कर देगा आपको, तो बेच दिया आपने। वो इंडिविजुअल लेन देन होता है, मतलब 1 to 1 आप किसी से बात करके, स्टॉक मार्केट में नहीं होता। ये जो सवाल भेजा था किसी ने तो नाराज हो जाएंगे कि सर ने हमारे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, इसलिए मैंने कहा वैसे आपकी क्लास बहुत शांत है इस मामले में। तो कारण क्या क्या है उसमें फर्स्ट लिखिए आप, लैंग्वेज सेट है ना, हाँ फर्स्ट लिखो आप। ये देखा गया है कि भारत में युवा महिलाओं में शिक्षा के प्रति अभिरुचि बढ़ी है, शिक्षा के प्रति। मतलब अब कोई पढ़ना चाह रही है महिला तो वो मना कर देती है कि हमें पढ़ाई करनी है, अभी हम काम नहीं करेंगे। हमारी बात समझ में, ये चीज पुरुषों में भी हो सकती है, लेकिन हमारा मुद्दा तो महिला चल रही है ना, तो पुरुष थोड़ी लिखा हूं। कोई भी जो हम महिलाएं हैं, बहुत सारी युवा महिलाएं, वो पढ़ाई करना चाह रही है, एमए वगैरह आगे लो इस तरह का कुछ, तो वो पार्टिसिपेशन नहीं दे रही, मतलब इच्छुक भी नहीं है और नहीं वो काम करे, एक कारण ये वाला बन रहा है। दूसरा लिखिए सेकंड, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना का आय प्रभाव, इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव, ऐसे लिखिए आय प्रभाव। ऐसा देखा गया रिसर्च में कि इनकम बढ़ती है फैमिली की तो महिलाएं लेबर फोर्स से बाहर हो जाती है, फिर ज़्यादा काम करना पसंद नहीं करती फैमिली की इनकम बढ़ने पे। तो ये भी देखा गया कि भारत में मनरेगा के कारण ग्रामीण इलाकों के अंदर इनकम बढ़ी, तो कहीं ना कहीं महिलाएं लेबर फोर्स से बाहर हुई है। तो मनरेगा का सकारात्मक इनकम इफेक्ट भी इसका एक कारण बताया गया है। तीसरा लिखिए, कई प्रकार की सामाजिक बाधाएं, समाज भी मोबिलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, मतलब आप जाओगे तो लोग कुछ कहेंगे इस तरह का कुछ, या आपका कुछ सिस्टम ही ऐसा है, हमारे परिवार में तो कोई नहीं जाता, महिलाएं काम करती नहीं है, इस तरह के भी लोग बोलते हैं, हमारी जाति ऐसी है, हमारा फलाना ऐसी चीज है कि इसमें महिलाएं काम नहीं कर सकती, तो ये सामाजिक समस्या बाधा हो गई एक तरह से। अगला लिखिए चौथा, सामाजिक उत्तरदायित्व, इसके आगे छोटा सा डिश बनाकर ऐसे लिखें, केयर इकोनॉमी। महिलाओं की जो ज्यादातर दायित्व है वो देखभाल से रिलेटेड है, अपने घर पे हस्बैंड का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, और माता पिता है तो उनका ख्याल रखना, केयर से रिलेटेड, छोटा बेबी है तो उसको देखना, इस तरह के, और पशु का ध्यान भी रखना, इस तरह। तो ये केयर, और पिछले साल के मेंस में आया था, ये 22 या 23 के मेंस में पूछा था कि केयर इकोनॉमी जो है उसको हम कैसे बदल सकते हैं मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर महिलाओं को लेकर। केयर इकोनॉमी की रिपोर्टिंग नहीं होती है, आप ऐसे समझो इस बात को कि एक महिला बच्चा पालती है, जीडीपी में रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन वही महिला अपने बच्चे को किसी क्रैच में, मतलब किसी सामने कोई ऐसा चला रहा है केयर टेकिंग होम है, उसको दे देती है, तो सर्विस हो गई, सर्विस जनरेट हो गई, और वो जीडीपी की रिपोर्टिंग में आ जाता है। एक सिग्निफिकेंट पार्ट इकोनॉमी का जो महिलाएं चला रही है, लेकिन वैल्यूएशन और मार्केटाइज, वो सर्विस मार्केटाइज नहीं होने की वजह से उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती। इस मुद्दे पे यूपीएससी ने सवाल पूछ लिया कि किन तरीकों से हम ऐसा कर सकते हैं कि केयर इकोनॉमी को कन्वर्ट कर दें मोनेटाइज्ड इकोनॉमी के अंदर, मोनेटाइज मतलब वो मनी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा पूछा था। और केयर इकोनॉमी मोनेटाइज नहीं हो पाती है, अगर हम उसको मोनेटाइज कर दें तो महिला सशक्तिकरण पर भी फर्क पड़ेगा, और उनको हम ऐसा नहीं समझेंगे कि देश में इनकी तो कोई भूमिका नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कि घर चलाने में ये तो केवल बस मेंटेनेंस कर रही है, ऐसा जो विचार आता है। तो आप महिलाओं को जैसे कौशल है उनका, जैसे लालन पालन करने का कौशल है, तो आप उनको प्रमोट करो कि तुम ये होम्स खोलो चाइल्ड केयर के, तो वो केयर की जो टैलेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगी मनी के अंदर, मोनेटाइज हो गया, इसी तरह की चीज। और आपको मैं एक दिन तो बोला ही था, कल परसों एक बार कहा था कि यूरोप में अगर आप वो ध्यान नहीं रखते बच्चों का तो उठा के ले जाते हैं, आंदोलन हो रहा है इस चीज का कि वो वहाँ की गवर्नमेंट उठा के ले गई। ये लिस्बन कहाँ की बात मैं भूल गया, तो लीड्स की बात है, लीड्स में आंदोलन हुआ, मैंने बड़ा अचंभित हुआ कि आज के क्लास में बोला ही था, और ये अगले दिन ये न्यूज है। वो बच्चे ग्रो नहीं हो पा रहे तो गवर्नमेंट बच्चों को उठा के वो होम्स में ले गई, बोले तुम माता पिता नहीं हो, तुम इसका ध्यान नहीं रख रहे, और वो माता पिता जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे लीड्स के अंदर। क्लास आपको कब समझ आएगी प्रॉपर, नहीं तो आप डाउट क्लियर हो गए, अरे यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है, इस तरह की बात है। यूरोप में ऐसा होता है, ऐसे सोचने लोगे, जब अखबार पढ़ोगे तो फिर वो ऐसा सही कह रहे थे, और फिर आपका ज्ञान भी बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्ट फैक्ट से भर जाएगी, कॉन्सेप्ट फैक्ट से भर जाएगी, और फैक्ट कहाँ से मिलेंगे, अखबार से, वो हम नहीं पढ़ते सर। अगला पॉइंट लिखो, हाँ चौथा है तो पांचवा कर दो, और तीसरा है तो चौथा कर दो।
लिखिए अगला पॉइंट मेरी तरफ से, अगला पॉइंट नियमित, नियमित और अल्पकालिक, नियमित और अल्पकालिक। इस अल्पकालिक को समझाने के लिए इंग्लिश में लिखो पार्ट टाइम। पार्ट टाइम कहते हैं ना, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, पार्ट टाइम, PART, पार्ट फिर स्पेस लेके टाइम लिख दो, पार्ट टाइम। नियमित और अल्पकालिक रोजगार के, पोस्टर के बाद लिखिए रोजगार के अवसरों का पर्याप्त सृजन नहीं होना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। विचार करेंगे तो महिला को पार्ट टाइम चाहिए, फुल टाइम घर भी तो है, आप इस बात को समझो। तो वो पूरे दिन थोड़ी काम, मतलब घर की जिम्मेदारी से फ्री हो गई, करी कि मैं 11 बजे तक फ्री हो, 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, क्या सर मुझे 10 बजे के बाद जॉब मिल सकता है और मैं 10 से 4 ही रह सकती हूँ और 4 के बाद में मुझे घर पहुंचना होगा, घर का काम देखना फिर शाम वाला, तो उसको 10 से 4 चाहिए, या यूँ समझ लो 12 से 4 चाहिए, जो भी, मतलब मैं बात को समझना चाह रहा हूँ। इसको कहते हैं पार्ट टाइम जॉब। महिलाओं के लिए फुल टाइम भूल जाओगा, क्योंकि कुछ एक महिलाएं ये सब करेगी जिनकी कोई परमानेंट जॉब या कुछ, फिर भी उसको परेशानी आती है, घर में नहीं चल पाता है। अगर एक महिला फुल टाइम काम करे, उनके घर में तनाव रहेगा, कहीं ना कहीं सामाजिक तनाव घर में बन जाएगा कि तो जॉब में व्यस्त रहती है, माता पिता कोई भी किसी न किसी तरह की समस्या खड़ी रहेगी, हाल थक के फिर लास्ट में जो भी छोड़ देगी कि भाई ठीक है फिर यही ठीक है, या फिर वो फाइट करती रहेगी, मुद्दा बहुत आगे तक बढ़ जाएगा, तनाव में रहेगी। इसमें फुल टाइम कुछ एक के लिए ठीक है, बाकी पार्ट टाइम ही इसमें सही है। और पार्ट टाइम के साथ नियमितता होनी चाहिए। पार्ट टाइम भी रेगुलर होता है, लगातार मुझे कोई काम मिलता रहे और पार्ट टाइम मिलता रहे, ऐसे अवसर भारत में नहीं मिल पा रहे हैं जो महिलाओं को सूट करते हैं, ये भी एक कारण माना गया है। अगला लिखिए, इंग्लिश में लिखिए इसको आप, जेंडर वेज गैप। जेंडर वेज गैप ऐसा ठीक ठाक हिंदी में अभिव्यक्ति नहीं हो सकती, लेकिन ये ऐसे सटीक दिखता है इंग्लिश में। तो जेंडर के हिसाब से वेज गैप, अभी तो बीच में बहुत सारी रिसर्च आए, ILO वगैरह बहुत सारी रिपोर्ट्स आई, आपने पढ़ी हो, तो भारत में बहुत ज्यादा है ये जेंडर वेज गैप। सेम कंपनी के अंदर महिला पुरुष की वेतन में, मजदूरियों में डिफरेंस नजर आता है, पुरुषों को ज्यादा मिलता है, महिलाओं को कम मिलता है। ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन का फैक्टर होता है कि हमें उतना नहीं मिल रहा, तो वो अरुचि पैदा हो जाती है उससे, फिर वो पार्टिसिपेशन नहीं दिखा पाती है। तो जेंडर वेज गैप भी रिस्पॉन्सिबल है इस तरह की स्थिति के लिए। अगला लिखिए, अगला आप लिखिए, कृषि का मशीनीकरण। कृषि का मशीनीकरण, इसमें क्या ये देखा, मतलब पुरुष के साथ महिला बराबर काम करती है खेतों में। अब आप मशीनों का ज्यादा प्रयोग करोगे तो पुरुष की भूमिका भी कम होगी, तदनुसार महिला का रोल भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो मिलकर काम करते हैं। तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी एक प्रकार का ऐसा फैक्टर काउंट किया गया ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से। हमने इस तरह के विभाजन नहीं किए कि ग्रामीण क्या शहर की, आपको ज्यादा पॉइंट्स लिखने हैं वहाँ पे, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ बना दिए मैंने। तो ये आदि लगा दो लास्ट में, पूर्ण विराम लगा के आदि, और आज नहीं तो कल इस पे सवाल आना है। और महिला विकास पे भी कुछ लिखो अगर, तो वहाँ पर ये पॉइंट्स डाल सकते हो, थोड़ा घुमा फिरा के इस तरह का कोई और टॉपिक हो वहाँ फिट कर सकते हो इसमें, तो आपको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाएगा निबंध को पूरा करने। और जितना अच्छा आधुनिक लिखोगे वैसे नंबर बढ़ेंगे आपके पारंपरिक के बजाय। तो ये टॉपिक ये हुआ, और हम आखिरी पड़ाव पे हैं इस अध्याय के, वो है गिग इकोनॉमी। तो अगला हेडिंग लगा दें आप, ये टॉपिक हो गया पूरा हमारा, कारण बता दिया ना लास्ट में कि क्या क्या कारण। और ये ध्यान रखिए कि एक प्रस्तावना, और इसे हम क्लास में लगा रहे हैं, वहाँ हेडिंग लगा देना प्रस्तावना का। मैंने कई बच्चों को देखा तो हेडिंग लगाते हैं फिर लास्ट में लिखते हैं आगे की राह। ये एक ऐसा ढगा पकड़ लिया सबने, ये इकोनॉमिक सर्वे में आता था, वे फॉरवर्ड करके सबने नकल करी, सबने, एक ने यूज किया था, दूसरा का मैं कहाँ पीछे हूँ, तो वो भी आगे करा, मतलब करंट की मैगजीन आती है तो उसमें ये वो आगे किया, हर जगह आगे किया। मैंने कहा ये तो एक रोबोट की तरह काम कर रहे हैं, इस तरह से मत लिखो, बड़ा अजीब सा लगता है आगे किया। मतलब आप ऐसे प्रस्तावना नहीं लिखना, पैराग्राफ चेंज करके जो भी लिखना प्रस्तावना लिखो, फिर मैन लिखो, लास्ट में निष्कर्ष भी हेडिंग नहीं लगानी, पैराग्राफ चेंज करके जो कहना हो कह दो, कंक्लूजन। इसमें वर्ड लिमिट भी काउंट हो जाएगी और टाइम भी चला जाएगा आपका, और अजीब सा भी लगेगा। 3 नुकसान है, प्रस्तावना लिख रहे हो तो ये लिखने के नंबर थोड़ी होते हैं, ये तो हेडिंग लगा रहे हो, फिर इसके अंदर ये वर्ड क्यों लिख रहे हो भाई, तुम्हें तुम्हारा एक एक शब्द काम क्या है, ये वर्ड लिमिट ऐसे कमा दिया आपने। प्रस्तावना शब्द का कोई फायदा है क्या आपकी टोटल के अंदर, कोई फायदा नहीं। उसको खुद को पता लगा, उसको आप क्या बता रहे हो कि ये प्रस्तावना शुरू की 2 लाइनों से मालूम नहीं चल रही इंट्रो में जा रही है, आप क्यों उसको बता रहे, बच्चे थोड़ी 5वीं क्लास की आप प्रस्तावना लिख रहे हो। चलिए, लेकिन हम क्लास में ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे कि ये प्रस्तावना चल रहा है। लिखो आप, देखिए गिग इकोनॉमी, वापस इसी से लिखो, गिग इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का, या ऐसे कर दो अर्थव्यवस्थाओं करो, अर्थव्यवस्थाओं का एक नया उभरता क्षेत्र है, अर्थव्यवस्थाओं का एक नया उभरता क्षेत्र है जिसमें लोग किसी विशिष्ट कार्य का संपादन, किसी विशिष्ट कार्य का संपादन करने के लिए, थोड़ा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, फ्रीलांस, FREE फ्रीलांस वर्कर के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि किसी खाद्य पदार्थ को डिलीवर करना,
डिलीवर में ऐसे लिख सकते हो देवनागरी में। किसी खाद्य पदार्थ को डिलीवर करना, कोमा किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर छोड़ना, गंतव्य स्थान पर छोड़ना, कोमा किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को ठीक करना, आदि। फिर आप चेंज करिए, आदि व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर छोड़ना, गंतव्य स्थान पर छोड़ना, कोमा किसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु को ठीक करना, आदि। फिर आप चेंज करिए। इस प्रकार की प्रणाली में ऐसे लिखिए नियोक्ता, इंग्लिश में भी लिख लो स्पष्टता के लिए, एम्प्लॉयर तथा नियुक्त यानी कि एम्प्लॉई, नियोक्ता तथा नियुक्त के मध्य कोई स्थायी संबंध नहीं होता है। नियोक्ता और नियुक्त के मध्य कोई स्थायी संबंध नहीं होता है, जैसा कि पारंपरिक रूप से देखने को मिलता है। पूर्ण विराम लगाइए। वे केवल एक विशेष कार्य के संदर्भ में, वे केवल एक विशेष कार्य के संदर्भ में आपस में जुड़ते हैं। और कार्य संपादन के साथ, और कार्य संपादन के साथ ये जुड़ाव समाप्त हो जाता है। पैराग्राफ चेंज करिए। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य को, इस प्रकार के कार्य को सीधे या पैराग्राफ चेंज करिए। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य को, इस प्रकार के कार्य को सीधे या किसी प्लेटफॉर्म, जैसे कि जोमेटो वाली, किसी प्लेटफॉर्म, जैसे कि जोमेटो वाली सीधे किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा सकता है। एक मिनट रुकना। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य को सीधे किसी प्लेटफॉर्म जैसे कि जोमेटो आदि के माध्यम से कर सकता है। उपलब्ध कराने की जगह तो कर सकता है, मतलब सीधा भी जैसे अपने फोन नंबर दे दिए ऐसे करके भी हो जाता है, या किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। बदलिए, इस प्रकार का कार्य करने वालों को या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के कार्य को सीधे किसी प्लेटफॉर्म जैसे कि जोमेटो आदि के माध्यम से कर सकता है। उपलब्ध कराने की जगह तो कर सकता है, तो सीधा भी जैसे अपने फोन नंबर दे दिए ऐसे करके भी हो जाता है, या किसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। बदलिए, इस प्रकार का कार्य करने वालों को इसे लिखिए गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स आदि नामों से, आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ये प्रस्तावना था एक तरह से। इसके बाद अगला हेडिंग लगाइए इसमें, बढ़ावा देने वाले कारक। बढ़ावा देने वाले कारक मतलब कौन कौन से कारक या कारण है जिससे इसको बढ़ावा मिल रहा है। उसमें पहला लिखिए बढ़ता हुआ डिजिटलीकरण, बढ़ता हुआ डिजिटलीकरण, डिजिटलीकरण लिख पा रहे हो ना, डिजिटलीकरण, बढ़ता हुआ डिजिटलीकरण। समझ भी आ रहा होगा ना अपने आप ये बात। दूसरा पॉइंट लिखिए
लोगों में अधिक आय कमाने की इच्छा भाई इसमें तो आप जब आपकी मर्जी हो, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लास छुट्टी, फ्री हो गए, आपको ऐसा लग रहा है आपके पास बाइक भी है, तो आपने उनसे रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो आप अपना 2-4 घंटे के लिए आप लगा के काम ही कर लेते हैं, तो मतलब मुख्य गतिविधि को कॉम्प्रोमाइज किए बिना ये कर सकते हैं पढ़ाई। लोगों में अधिक आय कमाने की इच्छा बाइक, मतलब मुख्य गतिविधि को कॉम्प्रोमाइज किए बिना ये कर सकते हैं। कोई मतलब मान लीजिए गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्लर्क है, कहीं शाम को ओला उबर से, वो तो कई सारे एग्जांपल बन जाएंगे ना। जोमेटो तो मैं एक को पसंद करता हूँ ना कि एक दिया मामला खत्म, ऐसे सारे वहाँ पे लिखोगे तो स्पेस कंज्यूम हो जाएगा, और इस अभ्यास को क्लास में करेंगे तभी तो वहाँ भी काम करेगा। अब यहाँ मैं आपको 20 बातें पोस्टर में लिखा हूँ और फिर साथ में कहूँ कि एक लिखना वहाँ पे, तो दिक्कत है ना। तो ओला उबर भी तो उसी कैटेगरी में आएंगे। तो कोई फ्री होकर अपनी गाड़ी भी है उसके पास, लॉगिन कर लिया, गाड़ी चला, जब मर्जी की घर से फोन आ गया कि चलाते रहोगे क्या गाड़ी, घर में आओ, मैं सही रहा हूँ, सवारी छोड़ के इधर की सवारी मिल जाए मुझे अपने घर वाली साइड की, तो दोनों काम हो जाएंगे। वो घर वहाँ पहुंचा, लॉग आउट करके एक कप चाय पिलाओ, और इस अगला लिखिए। अधिक आय कमानी होती है, करना पड़ेगा। तो दो पॉइंट हो गए। तीसरा लिखवा, नियोक्ताओं में, जो एम्प्लॉयर होते हैं, नियोक्ताओं में लागत को कम करने की इच्छा मान लीजिए इसी क्लासरूम में बिजली के लिए तो परमानेंट आदमी रखो, या फिर कोई नंबर दे जाए कि सर किसी भी समय फोन करो, आप तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, मैं इधर ही रहता हूँ संगम बिहार, तो खराबी होगी तो बुला लो, ठीक कर जाएगा। तो आप परमानेंट का कॉस्ट कम हो जाएगी। गिग वर्कर को बुला लो, वो बिजली वाला गिग वर्कर कहलाएगा, तो कॉस्ट भी कम आ जाएगी उस केस में। और लास्ट पॉइंट लिखो कारकों में, श्रम कानून के दायरे से बाहर, श्रम कानून के दायरे से बाहर। अब वो वर्कर के लिए आपको कुछ थोड़ी ना करना है, वो इलेक्ट्रिशियन को कुछ भी हो जाए, इससे यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या लेना देना। देखो तो यहाँ का काम करने आ रहा है ना, करके चला गया, परमानेंट नियुक्ति थोड़ी है उसकी। तो लेबर कानून से बचना है तो गिग वर्कर से काम करा लो। तो ये भी तो टेंडेंसी, डिमांड सप्लाई, कोई भी सेक्टर तभी बढ़ सकता है जब डिमांड सप्लाई दोनों ग्रो। गिग वर्क की डिमांड साइड भी तो होनी चाहिए, जो ज्यादा कमाना चाहता है सप्लाई कर रहा है, डिमांड कौन करेगा, वही समझ रहे हैं ना। अभी परमानेंट ड्राइवर रखने की जगह ओला उबर को बुक कराओ, अगर जल्दी से आ जाते हैं तो। जाना आपको दो ही जगह है, तो ड्राइवर रखोगे आप, इस तरह से हो जाता है। अब अगला हेडिंग लगाओ कारकों के बाद, संभावित लाभ। संभावित लाभ, इसके लाभ क्या होते हैं ये लिखो। तो सवाल तो ऐसे पाएंगे आपको, इतनी गिग इकोनॉमी के 100 पेज पढ़ लिए, उससे क्या काम चलेगा। आप क्रक्स में क्या बात करें, तो पहला लाभ लिखो, 2 लाभ हैं इसके। देखिए, मुख्य आर्थिक गतिविधि, मुख्य आर्थिक गतिविधि को जारी रखते हुए, मुख्य आर्थिक गतिविधि को जारी रखते हुए अतिरिक्त आय का अर्जन किया जा सकता है। अतिरिक्त आय का अर्जन, अर्जन को ऐसे लिखें, अर्जन किया जा सकता है, अर्न किया जा सकता है, राइट। और दूसरा पॉइंट लिखिए, रोजगार में लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। रोजगार में लोचशीलता, अर्थ में बताऊंगा आपको, पहले लिख लो आप, रोजगार में लोचशीलता। नहीं लिखने में आ रहा तो ऐसे लिखो, पूर्ण विराम लगा दें लास्ट में, लोचशीलता पूर्ण विराम। जब आप चाहो तब, अब ऑफिस से आगे अब लॉगिन कर लो, मैडम ने फोन कर दिया, लॉग आउट कर दो। लोचशीलता है इसमें, जब आपकी इच्छा, कोई कह रहा भाई बिजली की मैं नहीं आ सकता, अभी लंच का टाइम है मेरा, मैं 2 से 4 के बीच में कभी आ सकता हूँ, देख लो आपको बुलाना, तो लोचशीलता है इसके अंदर। अब अगला हेडिंग लगाइए, चुनौतियां। फर्स्ट कर लो थोड़ा ना, वो क्लास बच्चे खड़े हो जाते हैं, हमारा बजट बिगड़ जाएगा, मेरे को टॉपिक कराना है। फर्स्ट लिखिए, श्रम बाजार के अनौपचारिकरण को बढ़ावा देता है। श्रम बाजार के अनौपचारिकरण को बढ़ावा देता है। ये सारी गिग वर्कर कोई फॉर्मल है, इनफॉर्मल है सारे। दूसरा लिखिए, शहरी क्षेत्रों में अधिक सीमित, शहरी क्षेत्रों, गांव में थोड़ी चलते हैं ज्यादा ओला उबर इस तरह के, शहरी क्षेत्रों में अधिक सीमित, लिमिटेड है शहरी क्षेत्रों में, गांव नहीं इसमें फायदा उठा पाएंगे। और तीसरा लिखिए, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, पूर्ण विराम लगा दें। कई तरह के आरोप लगा देते हैं इनके ऊपर, मारपीट भी कर देते हैं, इस तरह का हो जाता है, तो ये इश्यू है इसके अंदर। ये तो चुनौतियां हैं। एक छोटा और हेडिंग लगाओ, महिलाओं पर प्रभाव, महिलाओं पर प्रभाव। मेंस में आ चुका है ये, पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी या जीएस फर्स्ट में कहीं पे आया हुआ है, पढ़ाया तो मैंने, सवाल आया उधर, मैं क्या, महिलाओं पर प्रभाव, तो लिखिए इसके अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें लोचशीलता होती है। लोचशीलता, महिला भी काम कर सकती है इसमें, जोमेटो वगैरह किसी में भी लोचशील, क्योंकि इसमें लोचशीलता होती है। लेकिन इसमें 2 मुख्य बाधाएं हैं, बाधा है, प्रॉब्लम है, जो भी लिखना था इसमें, इन 2 मुख्य बाधाएं हैं। पहला लिखिए, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, और दूसरा लिखिए, महिलाओं की इंटरनेट एक्सेस कम है। एक्सेस कहां तक पहुंच होता है। एक सर्वे आया था जीएसएम में, मोबाइल जेंडर गैप सर्वे करके, तथ्य कोई जरूरी नहीं है, आपने लिख जीएस कम है। और दूसरा
दूसरा लिखिए, समझ होती है, लेकिन इसमें दो मुख्य बाधाएं हैं, बाधा है, प्रॉब्लम है जो भी लिखना चाहता, इसमें निम्न दो मुख्य बाधाएं हैं। पहला लिखिए सुरक्षा संबंधी चिंताएं, और दूसरा लिखिए महिलाओं की इंटरनेट एक्सेस कम है। एक्सेस कहां से पहुंच होता है? एक सर्वे आया था जीएसएम मोबाइल जेंडर गैप सर्वे करके, तथ्य कोई जरूरी नहीं है, आपने लिख दिया उतना स्पेस भी नहीं मिलता है। 25% महिलाओं के पास स्मार्टफोन, मतलब इंटरनेट का एक्सेस स्मार्टफोन देगा भाई, उसको लॉगिन या कुछ ऐसा करना है तो ये आपका बेरोजगारी से रिलेटेड चैप्टर है। फिर मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू। बैठिए।